नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोजरी बायोटेक आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता, मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है रोजरी बायोटेक आईपीओ। तो मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि रोजरी बायोटेक आईपीओ में आपको क्या करना है। आईपीओ बेसिकली क्या होता है, लिस्टिंग गेन की इस कंपनी में कितनी संभावना है, ऐसी मार्केट जो बिल्कुल कोरोना ग्रसित मार्केट है उसमें आपको क्या करना चाहिए, रोजरी बायोटेक कंपनी किस फील्ड में डील करती है और इस कंपनी के मेन क्लाइंट कौन से हैं। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक वीडियो में शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। वीडियो आपके लिए 101% महत्वपूर्ण जानकारी वाली रहेगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ही आप नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं कबीर स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने इस वीडियो को। तो दोस्तों, रोजरी बायोटेक्स ₹500 करोड़ आईपीओ, हियर आर 10 थिंग्स टू नो। तो दोस्तों, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है जिसको मैं आपके सामने बिल्कुल एक प्रिसाइज मैनर में डिस्कस कर दूंगा। सारी चीज़ें आपको वन बाई वन करके समझ आ जाएंगी और वीडियो के एंड में मैं आपको अपने सुझाव दूंगा कि मैं इस कंपनी के आईपीओ में क्या करूंगा और आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, रोजरी बायोटेक जो है ये कंपनी है, ये बेसिकली क्या करने जा रही है। पहला काम तो ये कंपनी अपना इस आईपीओ के थ्रू अपना डेट कम करेगी, कर्जा कम करेगी। दूसरा क्या है, इस कंपनी को जरूरत है वर्किंग कैपिटल की। अब मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं, सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है, मतलब काम करने के लिए पैसा। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की इसलिए जरूरत होती है हर कंपनी को, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कुछ माल खरीदती है। तो उसको क्या करना होता है, जहाँ से वो माल खरीद रही है वहाँ पे उसको जहाँ भी किसी फर्म से माल खरीद रही है, किसी पर्सन से माल खरीद रही है, तो जो भी कच्चा माल खरीद रही है तो उसको उसका पैसा चुकाना होता है। तो इसलिए उसको डे टू डे नीड्स के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये बेसिकली डे टू डे जो डेली यूज में हमें प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लगता है, उसका जो हमें पैसा चुकाना होता है, उसके लिए जो हमें कैश वगैरह लगता है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल में आता है। और ये सारे हमारे बेसिकली क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो दोस्तों, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये सारे बेसिकली कॉमर्स के टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों, मैं खुद एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, तो मुझे ये चीजें काफी अच्छे से पता है। बट मैं आपके सामने अब बेसिक इंफॉर्मेशन ही शेयर करूंगा कि आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है बेसिकली मुंबई बेस्ड केमिकल फर्म्स है। आपने देखा होगा ऑलरेडी केमिकल फर्म्स का जमाना रहा है। ये लॉकडाउन हमने बहुत सी कंपनीज जैसे दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छा ग्रो करती हुई दिखी। इसके बाद हमने ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज बहुत शानदार ग्रो करती हुई देखी। इसके बाद हमने आरती इंडस्ट्रीज देखा होगा आपने, 52 वीक का हाई भी लगा के नीचे आई है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी थी केमिकल की कंपनियों में ने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो रोजरी बायोटेक भी एक बेसिकली केमिकल फर्म है जो अपना आईपीओ 13 जुलाई को लॉन्च करेगी। मतलब कल के दिन से आपको इस कंपनी का आईपीओ के लिए आप अप्लाई करना कल के दिन से स्टार्ट हो जाएगा। मई से लेके 13 मई से 15 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कम जो है ये आईपीओ 4 महीने के बाद आ रहा है। इससे पहले जो आया था वो बेसिकली एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट का आईपीओ था, जो हमने देखा था मिड मार्च के अराउंड देखने को मिला था। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं इशू डेट। तो इशू कब से होगा, 13 जुलाई से 15 जुलाई, मतलब बुधवार शाम इसकी लास्ट दिन है। तो डिसाइड करेंगे हम एंड में इस वीडियो के कि आपको कब अप्लाई करना है, नहीं भी करना है तो क्यों नहीं करना है, क्या रीज़न है। तो वन बाई वन हम सब डिस्कस करेंगे। पहले आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो ले लीजिए कि कंपनी कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, क्या करती है, कहाँ पे इसके क्लाइंट डील करते हैं, कितनी कंट्रीज में इसका बिजनेस है, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। क्योंकि कंपनी का नाम आ गया मार्केट में, आईपीओ लेके आ रही है, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। तो प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड इज ऑफ ₹4 to 3 to ₹4 to 5 पर शेयर। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 423 से 425 रुपये पर शेयर है। और हर शेयर जो फेस वैल्यू है वो है ₹2 विथ बिड लोट्स अवेलेबल इन 35 शेयर्स एंड मल्टीपल देरो। मतलब कि जो कंपनी का जो लोट साइज आएगा वो 35 शेयर का होगा। मतलब आप जो एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, आपको एक लोट लेना पड़ेगा और एक लोट में होंगे 35 शेयर। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 425 को 35 से, तो ये 14,000 समथिंग के राउंड आएगा, मतलब 14,000 के राउंड। तो दोस्तों, सेबी ने गाइडलाइंस दे रखी हैं कि कोई भी कंपनी जो आईपीओ लेके आती है उसको 15,000 से कम तक का ही प्राइस रखना होता है। मैक्सिमम जो सीलिंग है वो 15,000 की है। इससे पहले अगर हम देखें, एसबीआई कार्ड का जब आईपीओ आया था वो भी 755 के राउंड था और 19 शेयर का एक लोट था। मतलब 755 को अगर आप 19 से गुना कर दें तो वो 15,000 से आसपास ही बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो भी कंपनी ज़्यादातर आईपीओ लेके आती है उसको सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 15,000 से नीचे का अमाउंट या 15,000 मैक्सिमम अमाउंट रखना होता है। तो दोस्तों, इशू साइज क्या है, इशू साइज इज पैक्ड अराउंड ₹494 to 496 करोड़। आईपीओ विल कंसिस्ट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स
जो ये कंपनी है आईपीओ में फ्रेश इशू करेगी इक्विटी शेयर ऑफ 50 करोड़। और जो ओएफएस होगा ये अपने काम का नहीं है, फिर भी आपको याद रखना जो इस कंपनी का ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट है उसमें होंगे 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स। इसके बाद डिस्कस करेंगे पर्पस। द प्रोसीड्स फ्रॉम द आईपीओ विल बी यूज्ड टू प्राइमरीली रीपे डेट एंड फंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपनी अपना कब कर्जा कम करना चाहती है और उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लिस्टिंग डेट, लिस्ट होगी ये कंपनी आपको बीएससी एनएससी और इसके बाद आप इस कंपनी को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च कर पाओगे 23 जुलाई के बाद। आगे देखेंगे मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स मतलब बड़े बड़े बैंकर, तो इसमें एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आर बुक रनिंग लीड मैनेजर्स। इसमें बेसिकली बीएलएम कौन है, बुक रनिंग लीड मैनेजर कौन है, एक्सिस कैपिटल एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज फॉर दिस आईपीओ। और इस कंपनी में जो एक एडवाइजर का काम कर रही है वो है एक्सिलस फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। अबाउट अब कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, कंपनी क्या है, कौन से इसके क्लाइंट है, क्या प्रोडक्ट बेचती है, प्रोडक्ट से कितना इसको रेवेन्यू आता है। तो मेन यही चीज़ है जिसपे आपको फोकस रखना है। तो पहला है ये कंपनी डील करती है होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल में। दूसरा है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में। तीसरा है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में। अब डिस्कस करते हैं। इस कंपनी ने साफ बोला है 31 मई 2020 को इसके पास अराउंड 2030 डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो इसको इन्होंने बेच दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। जो ये प्रोडक्ट है बेसिकली यूज़ होते हैं सोप्स बनाने के काम, डिटर्जेंट बनाने के काम, पेंट्स, इंक्स जो स्याही यूज़ होती है, टाइलें जो घरों में यूज़ होती हैं, फिर पेपर में, फिर जो नेचुरल और मैन मेड टेक्सटाइल होते हैं वहाँ पे ये कंपनी डील करती है। तो दोस्तों ये कंपनी टेक्सटाइल वगैरह के बिजनेस में भी डील करती है, मतलब ये कंपनी कुछ ना कुछ ट्राइडेंट को भी आगे कुछ टाइम में अगर ये कंपनी अच्छा ग्रो करते तो उसको भी कंपटीशन दे सकती है। नेक्स्ट इसका करते हैं ये कंपनी के मेन क्लाइंट कौन है। एचयूएल बहुत बड़ा नाम, हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट इज आईएफबी इंडस्ट्रीज, फिर से एक बड़ा नाम। नेक्स्ट इज अरविंद लिमिटेड। नेक्स्ट इज आरती इंडस्ट्रीज, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, अतुल लिमिटेड, बिनाती ऑर्गेनिक्स एंड फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज आर सम ऑफ इट्स लिस्टेड पीयर्स। तो इसके मेन क्लाइंट में से आप देख सकते हैं सब बच्चे बच्चे को इनका नाम पता है। एचयूएल का नाम, आईएफबी इंडस्ट्रीज का, आरती इंडस्ट्रीज का, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का, अतुल का, बिनाती ऑर्गेनिक्स का, क्योंकि बिनाती ऑर्गेनिक्स जो भी कोल्ड ड्रिंक्स से रिलेटेड चीज़ें भी बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी 17 कंट्रीज में डील करती है। ये देख सकते हैं हम नाम, वियतनाम, बांग्लादेश, मॉरिशियस। फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब 2020 का इन्होंने बोला है, जो इनका 31 मार्च 2020 का डाटा है, तो इसमें इस कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 603 करोड़ था और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन थी 104 करोड़ के आसपास और नेट प्रॉफिट था कंपनी का 65 करोड़ के आसपास। अच्छा प्रॉफिट दिया था इस कंपनी ने। अब रेवेन्यू इस कंपनी का आप देखते हैं सेगमेंट वाइज कहाँ से आता है, तो सेल ऑफ एचपीपीसी से, जो एचपीपीसी को जब ये बेचती है वहाँ से इसको 46.81% रेवेन्यू रहता है। इसके बाद इस कंपनी को ने कुछ बेचती है टेक्सटाइल केमिकल से 43.71% रहता है और जो रेस्ट बच जाता है, जो बाकी बचता है वो आता है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से। तो आप देख सकते हैं बेसिकली जो इस कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो एचपीपीसी और टेक्सटाइल के जो रिलेटेड केमिकल होते हैं वहाँ से आता है। तो इस फर्म ने आगे बताया था फर्म हैज़ बीन एबल टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फिजिकल 2018 टू 2020 एट ए CAGR ऑफ 41.65%। तो इस कंपनी ने बोला है कि इनका रेवेन्यू अच्छा इंक्रीज हुआ है, EBITDA भी इंक्रीज हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर बेसिकली दो ही प्रमोटर हैं इसमें। पहला है एडवर्ड मैनिस एंड नेक्स्ट इज सुनील चरी। तो एडवर्ड मैनिस के ज़्यादा शेयर हैं 42.10% है और वही सुनील चरी के हैं अराउंड 42.05% और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है ये है अराउंड 4.9%। अब इस कंपनी ने कहा था इसने कुछ प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी करी है, इस कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत लगी थी तो इसने प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी कर दिया। तो ये बेसिकली किसको की है, एंचर इन्वेस्टर को, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं। तो रोजरी बायोटेक ने कहा था ऑन फ्राइडे इट हैज रेज्ड 149 करोड़ फ्रॉम एंचर इन्वेस्टर। तो एंचर इन्वेस्टर कौन कौन से थे, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ICICI प्रोड्यूशन म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड गोल्डमैन सैक्स इंडिया। तो ये बड़े बड़े जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, मतलब कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वहां से इसने पैसा रेज किया है। तो इन्होंने कहा है जो इन्होंने 149 करोड़ का जो एंचर इन्वेस्टमेंट को अलॉटमेंट दिया है ये दिया है इन्होंने 425 पर शेयर के हिसाब से, जो अपर लिमिट थी आईपीओ की। एज पर कंपनीज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस द कंपनी हैड प्रीवियसली रेज ₹100 करोड़ इन ए प्री आईपीओ प्लेसमेंट इन मार्च। तो इस कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट से भी 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी कमा लिया है। तो इसने किन किन कंपनी से पैसा कमाया था, मालाबार इंडिया फंड, वाइट ओक, कोटक इन्फिना, एक्सिस AMC, मिराई एसेट, सुंदरम म्यूचुअल फंड, IIFL एंड ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ये कंपनी, इस कंपनी ने इन कंपनी से मार्च में कुछ प्री आईपीओ लेके आई थी जिससे इसने पैसा कमाया था। कंपनी को उस टाइम पे कुछ पैसों की जरूरत लगी थी, तब ये कंपनी ने इन जगह से ये पैसा रेज किया था। इसके बाद दोस्तों डिस्कस करेंगे अभी हम कि
लिस्टिंग गेन के लिए आपको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और मार्केट कैसी है। तो दोस्तों इस लिस्टिंग गेन समझाने से पहले आपको मैं एसबीआई कार्ड का एग्जांपल देना चाहता हूं। दोस्तों एसबीआई कार्ड आपको याद होगा, जब मार्केट में आया था कितनी धूम मचाई थी एसबीआई कार्ड ने। इवन हमने देखा था डब्बा मार्केट, ग्रे मार्केट में भी उसका प्राइस 1,000 से ऊपर चल रहा था। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से वो एकदम से कोरोना के केसेस बढ़ गए। हमने देखा यूएस में कोरोना एकदम से बढ़ गया, उसके बाद हमने देखा इटली में इतना ज़्यादा डेथ रेट बढ़ गया कि मार्केट बिल्कुल सी ट्रेम्बल होगी। जिसके बाद हमने देखा कि जो एसबीआई कार्ड की जो ओपनिंग थी वो भी इवन डिस्काउंट पे हुई, 660 से 680 के बीच में जाके वो ओपन हुआ था। हाँ, एसबीआई कार्ड ने एक बार निकलने का मौका जरूर दिया आपको, 755 के ऊपर भी गया था, 768 769 के आसपास। बट फिर भी अगर आप वहाँ पे नहीं निकल पाए तो अभी भी बहुत से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो आज भी लॉस में ही बुक करके बैठे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि मार्केट बहुत टफ है, और आपको पता है एसबीआई कार्ड जैसी इतनी बड़ी कंपनी जो जिसको मैं 10 स्टार रेटिंग देना चाहता हूँ, वो भी जब लिस्टिंग गेन नहीं दे पाई तो ये तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है छोटी कंपनी है। बट फिर भी दोस्तों जो मार्केट है वो एक होप के ऊपर चल रही है, मार्केट एक आशा के ऊपर भाग रही है, वो है यूएस के ऊपर। आप देखते होंगे जैसे डो जोन्स 30 या फिर डो जोन्स का फ्यूचर जैसे ही बढ़ता है तो हमारी मार्केट भी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों हमारी मार्केट मुझे नहीं लगता किसी रीजन की वजह से भाग रही है, ऑलरेडी यूएस मार्केट को फॉलो कर रही है। दोस्तों कल को यूएस की मार्केट गिर जाती है तो हो सकता है कि हमारी मार्केट में भी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों यूएस में इलेक्शन है। दोस्तों इलेक्शन के टाइम में हम देखते हैं कि मार्केट को जनरली भगाया जाता है। भारत में भी जब भी कभी आप देखना इलेक्शन आता है तो भारत की मार्केट जो भी जितना भी सेंसेक्स होते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी मेटल हो, बीएसई हो, एनएससी हो, सब हमें जो भी सेंसेक्स होता है वो हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर सपोज करो कल को आने वाले 8 से 10 दिनों में फिर से यूएस की मार्केट गिरती है तो हो सकता है यही हमें डिस्काउंट पे भी होते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए इस शेयर में, मैं आपको बताऊंगा दो चीज़ें, आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं, अनफॉलो भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो मैंने एसबीआई कार्ड में भी अप्लाई नहीं किया था, मैं इस कंपनी में भी अप्लाई नहीं करूंगा। चाहे ये कंपनी 400 रुपये प्रीमियम पे भी खुले, बट मैं फिर भी इस कंपनी में अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी की सिचुएशन इतनी टफ है, इतना ज़्यादा कोरोना के केसेज है, इतनी ज़्यादा भूखमरी बढ़ेगी कुछ टाइम में, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बची नहीं है काफ़ी ज़्यादा। मेरे मेरे खुद के दोस्तों का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब करते थे जहाँ से उनको सैक कर दिया गया है। तो दोस्तों इवन ये सारी सिचुएशन के बीच में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं इस कंपनी में अभी के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको लगता है ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी जा सकती है, अच्छा ग्रो कर सकती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। बट मैं आपके सामने दो पॉइंट रखना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये, आप अगर फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 जुलाई तक वेट कीजिए, 15 जुलाई को अप्लाई कीजिए, पहले 13 जुलाई और 14 जुलाई को देखिए कि ऐसी कंपनी परफॉर्म करती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि इस कंपनी में एक और चीज़ का आप ये ध्यान रखिए कि जो आपको लोड साइज लेना है एक से ज़्यादा के लिए मत जाइए, क्योंकि चाहे आपके पास 1 लाख है या 10 लाख है, पूरा पैसा मत लगाइए। चाहे एक ही लोड साइज लीजिए, एक लोड से ज़्यादा लोड साइज को मत अप्लाई कीजिए यहाँ पे। ये दो चीज़ें का ध्यान रखिए। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर वो ज़्यादा बुलिश है इस शेयर से रिलेटेड, जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, तो अपने बुलिश जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह मान सकते हैं। बट जो मेरी पर्सनल राय है, मैं अभी इस कंपनी के आईपीओ में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन, बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट और जो अनसर्टेनिटी है यूएस की मार्केट में भी, इंडियन मार्केट में भी, उसके बेसिस पे मैं इस कंपनी को अभी टोटली इग्नोर करूंगा। तो दोस्तों जो भी आपका खुद का डिसीजन होगा आप अपनी प्रूडेंस के हिसाब से ले सकते हैं, बट फिर भी अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, अगर आपका मन करता है रिस्क लेने का, तो आप एक लोड से ज़्यादा मत लीजिए। पर प्लीज़ फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। मेरी अभी इस शेयर में कोई भी आपके लिए राय नहीं है कि आप इस शेयर में लिस्टिंग गेन के लिए जाए, क्योंकि हो सकता है कल को मार्केट गिर गया तो ये शेयर डिस्काउंट पे भी ओपन हो सकता है। तो मैं तो अभी कभी, मुझे अगर इस कंपनी में फिर भी कुछ बाइंग का लेवल बनाना होगा तो मैं जब तक इस कंपनी में ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक मैं अभी इस कंपनी से दूर ही हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।